So, in second lecture of macroeconomics, we are going to start discussion further on income and output determination in classical and Keynesian scales. क्लासिकल और किनीसियंस ये थे क्या? तो देखिए, जो 1776 के अंदर एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन जो आपका बुक दिया गया, उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इमर्ज हुए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का अप्रोच क्या था? उनका अप्रोच था कि मार्केट के ऊपर सभी चीज बेस्ड मार्केट के ऊपर होना चाहिए। मार्केट डिटरमाइन करेगा कितना प्राइस होगा, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। इनविजिबल हैंड के द्वारा गाइडेड होकर के मार्केट अपने आप रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज कर लेगा। ठीक है। बट आपका 1776 से क्लासिकल स्टार्ट हो गया, लेकिन 1928 के अंदर यूएसए के अंदर ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया। सभी कोई मार्केट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, उस टाइम इकोनॉमी सिर्फ क्लासिकल ही था। बट उसके बाद आपका ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद फिर पता चला व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ क्लासिकल केस। क्या डिसएडवांटेज है क्लासिकल केस का? तो फिर किनीसियंस जो है वो अराइज हुए। इनका फिर आया, इन्होंने फिर थ्योरी अपना दी किनीसियंस ने कि नहीं, सब चीज हम मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। व्हाट आर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कैसे रोल है, तो ये सारा चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड किनीसियंस। कि क्लासिकल आपका पहले 1928 से पहले जितने भी थे वो क्लासिकल थे, फिर किनीसियन स्टार्ट हुए आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन 1926 के अंदर। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो बुक लिखा गया जोनार्ड किनीसियंस के द्वारा, तो उस बुक से फिर आपका किनीसियन केस अराइज हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड 10 पॉइंट के अंदर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल। ओके। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है, जो क्लासिकल केस है वो लॉन्ग रन है। व्हाट? लॉन्ग रन के ऊपर बात की है क्लासिकल केस। ठीक है। फिर से क्लासिकल केस है वो लॉन्ग रन के ऊपर बात की, लेकिन किनीसियंस केस की बात करते हैं तो वो शॉर्ट रन के ऊपर फोकस की। शॉर्ट रन के ऊपर। ठीक है। कि क्लासिकल का कहना था कि लॉन्ग रन के अंदर जो है इकोनॉमी अपने आप वो इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, अपने आप जो है प्राइस स्टेबल हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो अपने आप वो सेटल हो जाएगा। आउटपुट कम है तो वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका क्लासिकल केस का था कि लॉन्ग रन। किनीशियन केस का शॉर्ट रन। ठीक है। लॉन्ग रन मीन्स ये प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू इन्होंने बताया, प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू कि आपका इकोनॉमी लॉन्ग रन के अंदर इतना अगर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अपने आप आउटपुट सेटल हो जाए। शॉर्ट रन के अंदर इन्होंने कहा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आउटपुट के बराबर नहीं होता शॉर्ट रन के अंदर। ठीक है। इसने कहा कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड आउटपुट के बराबर होता है ऑलवेज। ऑलवेज ये अपने आप सेटल हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ये आपका डिफरेंस है। सेकेंड वन इज, यहां पर जो आउटपुट है, आउटपुट इज डिटरमाइंड बाई सप्लाई साइड फैक्टर, बाई सप्लाई साइड फैक्टर। ठीक है। जो आउटपुट डिटरमाइन होगा वो सप्लाई साइड फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक लेबर कितना है, लाइक टेक्नोलॉजी क्या है, लाइक कैपिटल कितना है, तो उसके ऊपर आउटपुट का डिटर्मिनेशन होगा। डिमांड साइड फैक्टर के ऊपर डिटरमाइन नहीं होगा कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर है कि सप्लाई साइड के ऊपर फैक्टर से डिटरमाइन होता है आउटपुट। और इधर क्या है? आउटपुट इज डिटरमाइंड बाई डिमांड साइड फैक्टर, बाई डिमांड साइड फैक्टर। तो इधर जो है वो आउटपुट डिटरमाइन होता है डिमांड साइड की, लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, कंपनी उतना प्रोड्यूस करेगी। तो लोगों को पैसा दो ताकि वो डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो फिर सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सोचना किसका था? आपका किनीसियंस का। क्लासिकल का था नहीं, सप्लाई साइड जो है सिर्फ आउटपुट को डिटरमाइन करता है। गेटिंग? ओके। नेक्स्ट डिफरेंस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। क्लासिकल केस में क्या है, जो एस कर्व है वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इन क्लासिकल केस व्हाट इज द शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व? तो दैट इज वर्टिकल। अब क्यों वर्टिकल है मैं वो आपको आगे
इसी लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लाइक अगर बात करें कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा क्या होगा, वर्टिकल, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दैट इज वर्टिकल। एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों होगा, कहां से होगा, सारा हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। ये आपका प्राइस लेवल डिटरमाइन हो गया, ये आउटपुट, ये प्राइस लेवल बता रहा है, ठीक। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा, वर्टिकल। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, इज हॉरिजॉन्टल। ये कहते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फिक्स्ड होता है, हम चेंज नहीं कर सकते, रिजिड होता है मार्केट, ठीक है। तो हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ये कहते फ्लेक्सिबल होता है, जितना चाहेगा लेबर उतना सप्लाई होगा, उतना डिमांड होगा, अपने आप वो इक्विलिब्रियम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पे क्या है, योर वर्टिकल, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ओके। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज योर डाउनवर्ड स्लोप, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करें तो आउटपुट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, आउटपुट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ओके। तो अगर हम एडी को इंक्रीज करते हैं तो सिर्फ प्राइस लेवल ही इंक्रीज होता है, आउटपुट कभी भी चेंज नहीं करेगा ड्यू टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। बट यहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होने के कारण आउटपुट Y1 लेवल से Y2 लेवल पे चला, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का आउटपुट के ऊपर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, और यहाँ पर जो है एग्रीगेट डिमांड का आउटपुट के ऊपर फुल इफेक्ट, फुल इफेक्ट। इसलिए आपका यहाँ पर आउटपुट जो है वो एग्रीगेट डिमांड से डिफाइन नहीं होता, डिटरमाइन नहीं होता, दैट्स व्हाई ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व सप्लाई साइड इकोनॉमी है, गेटिंग। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज व्हाट, सप्लाई साइड इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिटरमाइन करता है कितना इकोनॉमी के अंदर आउटपुट होगा। लाइक अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट कर जाए टुवर्ड राइटवर्ड, तो शिफ्ट हो जाने के कारण देख सकते हो आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो डिफाइन करता है कितना आउटपुट होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व प्राइस लेवल डिफाइन करता है कि प्राइस लेवल कितना होगा, गेटिंग। लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में एग्रीगेट डिमांड कर्व आउटपुट डिटरमाइन करता है, समझ रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड कर्व डिटरमाइन कि कितना आपका इकोनॉमी के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या डिटरमाइन करता है, प्राइस लेवल। एस डिटरमाइन प्राइस, here एस डिटरमाइन आउटपुट, here एडी डिटरमाइन प्राइस, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट वन जो डिफरेंस है। फिर आपका आता है कि क्लासिकल जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमी हमारा लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, फुली एम्प्लॉयड होगा। फुली एम्प्लॉयड का मतलब हमारा जो पोटेंशियल लेवल है इकोनॉमी के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस होने का, वहां पर इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगा आउटपुट को, जितना क्षमता है इकोनॉमी को प्रोड्यूस करने का आउटपुट, उस लेवल पे इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो भी लेबर फोर्स है, जो भी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड है वो अपने मन से है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। बट ये कहता है नहीं, फुल एम्प्लॉयड नहीं, इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट भी रहता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो डिफरेंस आप समझते रहिएगा। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब लेट्स क्या है कि सपोज एन से रिप्रेजेंट हो रहा है लेबर, लेबर का सप्लाई जो है वो ज्यादा है देन लेबर का डिमांड, एन रिप्रेजेंट लेबर का सप्लाई। इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, लेबर ज्यादा अवेलेबल है, तो क्या ओवर टाइम ज्यादा लेबर है तो हम कम दाम पर भी लेबर को हायर कर सकते हैं, कम वेज दे करके भी हायर कर सकते हैं, गेटिंग। तो वेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गेटिंग। उसी तरीके से अगर सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, कंपनी जो है वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मुझे लेबर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब अगर लेबर ज्यादा चाहिए देन सप्लाई अगर कम है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कब तक सेटल होगा, तो अपने आप कहा गया है क्लासिकल के द्वारा, अपने आप ये इक्विलिब्रियम के अंदर चला जाएगा, है ना। ये गाइडेड होता है इनविजिबल हैंड के द्वारा, दैट्स व्हाई लेबर डिमांड लेबर सप्लाई अपने आप इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अगर लेबर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो यहाँ पे कहा गया कि आउटपुट भी इक्विलिब्रियम के अंदर है,
ठीक है, तो ये बात रहा आपका कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेज जो है, वेज फ्लेक्सिबल है। वेज फ्लेक्सिबल है, मतलब जब चाहे मन करे मार्केट अपने आप वो डिटरमाइन करेगा कि कितना वेज होगा कितना वेज नहीं होगा, वो मार्केट डिटरमिन्ड है। बट यहां अगर बात करते तो इनका कहना था अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है बिकॉज वेज इज रिजिड। वेज इज रिजिड इन शॉर्ट रन, कि शॉर्ट रन के अंदर जो वेज होता है ना वो रिजिड होता है। लाइक एक साल की अगर बात करें तो कोई कंपनी के अंदर अगर हायर है, वो उसने वर्कर हायर किया है तो लेबर यूनियन होगा। लेबर यूनियन होने के कारण एक साल तक वो अपने वेज को कम नहीं कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई वेज इज अ रिजिड। और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, लाइक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर होंगे, गवर्नमेंट का फैक्टर होगा। दैट्स वाई वेज जो है वो रिजिड फॉर्म में, कि गवर्नमेंट ने भी बना रखा है कि पॉलिसीज की, हाँ कंपनी जो है तुरंत ये एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते लेबर को, है ना, वेज कम नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई शॉर्ट रन के अंदर वेज रिजिड होता है, जिस कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट वन, जो क्लासिकल थे, आपको क्लासिकल का मतलब समझ जाना है कौन से? एडम स्मिथ। तो क्लासिकल जो थे वो बात किए सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। ठीक है, कि सप्लाई के ऊपर फोकस करो, सप्लाई साइड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर फोकस करो, वो अपने आप डिमांड को क्रिएट करेगा। और इसी को क्या कहा जाता है? सेज लॉ। क्या कहा जाता है? सेज लॉ। और इस बार भी सीयूईटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सेज लॉ, या प्रीवियस भी नेट जेआरएफ के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेज लॉ। तो सेज लॉ किसे कहते हैं? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, फोकस ऑन सप्लाई साइड, अब वो अपने आप डिमांड को क्रिएट करेगा। और ये किसका कहना था? क्लासिकल केस के अंदर। बट किनीशियंस कहते हैं ऐसा नहीं है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई कैन नॉट क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, हमेशा क्रिएट नहीं कर सकता। गेटिंग? तो ये कहा कि सप्लाई के ऊपर फोकस किए तो ठीक है, कंपनी के ऊपर बनाते रहे बनाते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आउटपुट इतना इकोनॉमी में हो जाएगा कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, डिमांड ही नहीं करेगा, इतना उसका प्राइस लेवल कम होगा, कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। गेटिंग? तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज योर, यहाँ पर कहा गया है क्लासिकल केस में कि जो मनी का सिर्फ काम है, मनी का सिर्फ काम है ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी फैसिलिटेट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब सिर्फ मनी का काम क्या है? इकोनॉमी के अंदर लेन देन के अंदर, वो लेन देन के अंदर यूज आने का, कि हमें कोई चीज खरीदना है तो मनी दे दिए, उसे कोई चीज खरीदना है तो वो मुझे मनी दे दिया। गेटिंग? तो इनका कहना था मनी ओनली एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ओनली। बट क्लासिकल्स का कहना था मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी को सिर्फ हम इसलिए नहीं यूज करते हैं कि लेन देन के पर्पस के लिए, हम मनी को इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम उसे स्टोर कर सके। गेटिंग? हम प्रॉपर्टी बना सके, हम फ्यूचर कंजम्पशन के लिए मनी को रख सके। तो ये किसका कहना था? आपका कीनीशियंस का। ओके, योर नेक्स्ट डिफरेंस, योर नेक्स्ट डिफरेंस इज योर क्लासिकल डाइकोटमी। व्हाट इज क्लासिकल डाइकोटमी? यहाँ पे जानिए। तो क्लासिकल डाइकोटमी का मतलब है कि कहा गया कि रियल वेरिएबल जो है ना सिर्फ इफेक्ट करता है रियल वेरिएबल को, रियल वेरिएबल इफेक्ट ओनली रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? रियल वेरिएबल का लाइक टेक्नोलॉजी इज अ रियल वेरिएबल, कैपिटल इज अ रियल वेरिएबल। तो ये इफेक्ट करेगा रियल वेरिएबल लाइक आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को। तो रियल वेरिएबल इफेक्ट करेगा रियल वेरिएबल को, लाइक अगर टेक्नोलॉजी कैपिटल चेंज हो रही है तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा। बट रियल वेरिएबल कैन नॉट, कैन नॉट इफेक्ट व्हाट? नॉमिनल वेरिएबल। व्हाट? नॉमिनल वेरिएबल को ये इफेक्ट नहीं करता है। नॉमिनल वेरिएबल का मतलब योर लाइक, या नॉमिनल वेरिएबल कैन नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल।
नॉमिनल वेरिएबल का मतलब मनी, मीन नॉमिनल टर्म में, ठीक है, मनी, प्राइस, वेज, तो दीज आर द नॉमिनल वेरिएबल। तो नॉमिनल मनी के चेंज होने के कारण ये कहते हैं कि आर के ऊपर, आउटपुट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट के ऊपर नो इफेक्ट होगा, ये आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का। गेटिंग? तो दिस इज नोन एज अ क्लासिकल डाइकॉटमी। क्लासिकल डाइकॉटमी का मतलब क्या होता है कि रियल वेरिएबल affect only real variable, but real variable cannot affect the nominal variable and nominal variable cannot affect real variable। और ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्लासिकल डाइकॉटमी क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टर्म है। गेटिंग माय पॉइंट? बट आपको ये पता होना चाहिए रियल वेरिएबल जो है वो वेरिएबल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, दिस आर द फैक्टर जिसके कारण आउटपुट एम्प्लॉयमेंट चेंज होंगे। बट नॉमिनल वेरिएबल लाइक मनी, प्राइस, वेज, ये सब अगर इफेक्ट आएगा तो इसके ऊपर, रियल वेरिएबल के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे हम लोग देखेंगे थ्रू डायग्राम। इन्होंने कहा, कीनीसियंस ने कहा कि देयर इज नो सच क्लासिकल डाइकॉटमी। ठीक है, क्लासिकल डाइकॉटमी, कि कोई भी क्लासिकल डाइकॉटमी नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि सिर्फ रियल रियल को इफेक्ट करेगा और रियल नॉमिनल को या नॉमिनल रियल को नहीं करेगा। ये कहते हैं कि नहीं, नॉमिनल रियल को भी इफेक्ट करता है। मनी जो है वो इफेक्ट करता है आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को, है ना, कि मनी कितना इकोनॉमी के अंदर है वो इफेक्ट करता है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को। तो दिस आर द यो डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल्स एंड केनीसियंस, कि जाओ हम लोग एक जगह पे कंबाइंड करके लिख लिए चीजों को। ठीक है, कि फिर से मेरे साथ साथ बिल्कुल आप चलते जाइए। पहला, एक लॉन्ग रन की बात करता है, एक शॉर्ट रन की बात करता है। ठीक है, एक लॉन्ग रन, एक शॉर्ट रन। दूसरा, एक कहता है कि आउटपुट सप्लाई साइड से डिटरमाइन होगा, दूसरा कहता है सप्लाई डिमांड साइड से डिटरमाइन होगा। तीसरा कहता है कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, वर्टिकल, ये कहता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। चौथा, ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या डिटरमाइन करता है, प्राइस लेवल, सिर्फ सिर्फ प्राइस लेवल, नो आउटपुट के ऊपर, नो इफेक्ट ऑन आउटपुट। एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो डिटरमाइन क्या करता है, आउटपुट, ये आउटपुट डिटरमाइन करता है। शिफ्ट होगा तो इंक्रीज होगा, नहीं अगर लेफ्ट होगा तो डिक्रीज होगा। गेटिंग? तो दिस इज योर फोर्थ वन। और इधर किनेसियंस के अंदर क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व सिर्फ प्राइस लेवल बताएगा और एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका क्या बताएगा, आउटपुट का कितना इकोनॉमी। ठीक है, दिस इज योर फोर। फिफ्थ वन इज योर, एक कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक कहता है नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है इकोनॉमी के अंदर। तो दिस इज योर फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन, एक कहता है वेज फ्लेक्सिबल है, एक कहता है वेज रिजिड है। ठीक। सेवेंथ वन कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, एक कहता है नो, सप्लाई कैन नॉट क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, एंड दिस इज नोन एज सेज लॉ। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कहता है कि मनी जो है वो फैसिलिटेट करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। दूसरा कहता है कि मनी जो है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में नहीं, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी उसका फंक्शन है। गेटिंग? तो ये एक। और नाइन्थ आपका क्या कहता है, एक कहता है कि क्लासिकल डाइकोटमी को फॉलो करता है, ठीक है, आपका इकोनॉमी। दूसरा कहता है कि नहीं, क्लासिक देयर इज नो सच क्लासिकल डाइकोटमी। क्लासिकल डाइकोटमी का मतलब रियल वेरिएबल इफेक्ट रियल वेरिएबल, बट नॉमिनल वेरिएबल कैन नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल। एनी प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? फ्रेंड्स, स्नेहा, सृष्टि, सुकृति, एनी प्रॉब्लम? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग एवरीवन? ओके, आगे बढ़े। ठीक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कैसे, क्योंकि इनकम कितना इकोनॉमी के अंदर, इनकम हमें पता करना है कि वाई का लेवल कितना है, कि आउटपुट इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कहाँ कितना टोटल इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड है और कितना एग्रीगेट सप्लाई है। फिर ये डिटरमाइन करेगा कि हाँ आउटपुट का लेवल इतना है, प्राइस का लेवल इतना है। गेटिंग माई पॉइंट? अब क्लासिकल केस में कैसे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिटरमाइन करेंगे, क्या शेप होता है, कैसे डिराइव करेंगे, इस बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है,
इस चीज के ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल के अंदर हम इनकम आउटपुट डिटरमिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है, ये हमारा टॉपिक। अब हमने डिफरेंस देख लिया, अब दोनों को पार्ट वाइज हम कवर करेंगे। देखिए क्लासिकल के मॉडल की अगर बात करते हैं, तो क्लासिकल मॉडल के अंदर हमें पहले देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे डिराइव होता है, फिर हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, एंड थर्ड हम देखेंगे लोनेबल फंड, लोनेबल फंड का कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का कैसे डेरिवेशन होता है, लेट सी दिस इज योर डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको और भी आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ क्लासिकल मॉडल से पहले। तो क्लासिकल मॉडल से पहले जितने भी इकोनॉमी थे ना, उसके अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था, बुलियलिज्म, ठीक है। बुलियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, सबसे पहला जो है वो है कि जो मनी का कितना कितना प्रीसियस मेटल, कि जो कंट्रो इकोनॉमी के अंदर जितना स्टॉक ऑफ प्रीसियस मेटल होगा, वो इकोनॉमी उतना ही जो है वो राजा होगा। आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को अकबर का जमाना या फिर मुगल का शासन के अंदर, कि जितना ज्यादा जहां पे सोना होगा उतना ही ज्यादा वो इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। दूसरा, स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल मींस मुगल का कंट्रोल होगा ओवर ऑल इकोनॉमी, ठीक है। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, बुलियलिज्म सिस्टम, ठीक है। अ, इसे अगर अच्छे से, दिस इज योर बिलियन, ठीक है। तो ये तो ऐसा था कि यहाँ पे बिलीव था कि वेल्थ जो है वो डिटरमाइन होता है कि कितना स्टॉक ऑफ प्रीवियस मेटल है आपका, ठीक है ना, स्टेट कंट्रोल के बाद। बट उसके बाद आपका रेवोल्यूशन आपका कौन लाए 1776 के अंदर, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आए, उन्होंने अपना बुक लाया वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कहा कि इनविजिबल हैंड के द्वारा गाइडेड होकर के, इनविजिबल हैंड के द्वारा गाइडेड होकर के मार्केट जो है अपने आप कहाँ चला जाएगा, ये एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट को इन्होंने कहा खुला छोड़ दो, अपने आप ये प्राइस लेवल आउटपुट लेवल ये डिटरमाइन करेगा। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहला प्रॉपर्टीज है कि टू इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, पहला है कि इन्होंने फोकस किया रियल फैक्टर के ऊपर, दैट इज क्लासिकल मॉडल फोकस ऑन रियल फैक्टर। रियल फैक्टर क्या है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर फोकस किया कि आउटपुट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को हम इकोनॉमी के अंदर कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके ऊपर उनका फोकस था, ठीक है। दूसरा आपका है कि उन्होंने सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसीज के बारे में बोला, सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी, मतलब इकोनॉमी जो है वो अपने आप एडजस्ट कर जाएगा, अपने आप प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो ठीक है, लोग डिमांड कम कर देंगे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि प्राइस लेवल फिर से कम आ जाएगा, वापस वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इनका टू इंपॉर्टेंट क्या है फीचर्स क्लासिकल का, इन्होंने रियल फैक्टर के ऊपर फोकस किया, और दूसरा सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी के ऊपर फोकस किया कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होना चाहिए, मार्केट बेस्ड, ओके ओके। अब हम लोग जा रहे हैं, ये हमने बैकग्राउंड चेक कर लिया कि व्हाट इज क्लासिकल से पहले क्या था, फिर क्लासिकल का टू इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। अब हम एस कर्व देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, हाउ वी कैन डिराइव। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम लोग डिराइव करेंगे लेबर मार्केट से, कहां से, लेबर मार्केट से। लेबर मार्केट से डिराइव हम कैसे करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए लेबर डिमांड, और दूसरा पता होना चाहिए क्या, लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले लेबर डिमांड को पता करेंगे कि क्या सेफ होगा, लेबर सप्लाई को पता करेंगे कि कैसे डिराइव होगा, उसके बाद हम लोग एस कर्व को डिराइव करेंगे। तो लेबर डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो कैसे डिराइव होगा, लेट सपोज ये आपका प्राइस नंबर ऑफ लेबर है, नंबर ऑफ लेबर, ये आपका वेज है, ठीक है। अगर एक लेबर है तो आपका वेज कितना है, 3,
अगर 2 लेबर है तो भी आपका वेज कितना है, 3। और ये एमपीएन है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है कि कितना आउटपुट में चेंज हो रहा है एक यूनिट एडिशनल लेबर के कारण, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। एक यूनिट लेबर के कारण कितना हमारा आउटपुट इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हम देख सकते हैं कि इनिशियली जो है नंबर ऑफ लेबर हमारा कितना है, 1 है, ठीक। आउटपुट हम इकोनॉमी के अंदर देख सकते हैं कि पहले 5, फिर 7 हुआ, 3 लेबर हुआ तो 8 हुआ, 4 लेवल हुआ तो देख सकते हैं ये धीरे धीरे 8.5 हुआ। तो इससे क्या समझ में आता है, एमपीएन का मतलब एक यूनिट लेबर के कारण कितना चेंज आया। एक यूनिट लेबर के चेंज कितना आया, यहाँ पर कितना था, इनिशियली 0 था, तो 0 लेबर 0 आउटपुट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक कितना हुआ, 0। तो एक एडिशनल यूनिट अगर लेबर का हम एम्प्लॉय किए, एक एडिशनल को जॉब दिए, तो हमारा 0 से कितना पे चला गया, 5। अब हम 5 बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एमपीएन है हमारा ये कितना आ जाएगा, पहले 0 था अब 5 है, एक लेबर के चेंज होने का, तो ये 5 हो जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा एमपीएन, 5 मीन 7 माइनस 5 बाई एक लेबर, एडिशनल लेबर 2 से, 1 से 2 लेबर हम एम्प्लॉय किए, तो हमारा 2 यूनिट इंक्रीज हुआ आउटपुट के अंदर, तो आपका एमपीएन 2। फिर 1, फिर 0.5। तो हम ये क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको कर्व के थ्रू समझिए, कर्व के थ्रू समझते, तो दिस इज योर आउटपुट और ये एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट कर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अगर एक लेबर था तो हमारा कितना था, आप देख सकते हो कि आउटपुट, ठीक है, ये आपका 5 था। अगर 2 लेबर हुआ तो कितना हो गया, 7। 3 लेबर हुआ तो आपका कितना हो गया, 8 हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप मिलाते जाओ, और इसे अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आपको क्या देगा, इस टाइप का कर्व, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। क्या इसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि बता रहा है इकोनॉमी के अंदर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। लेकिन हमारा एमपीएन का अगर बताएं कि वाई प्रोडक्शन फंक्शन इज लाइक दिस शेप, क्यों आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव स्लोप नहीं है, पॉजिटिव स्लोप लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, वाई, क्योंकि यहाँ नीचे एक और कर्व हम ड्रॉ करते हैं तब आपको समझ आएगा। बिकॉज हमारा ये वेज है, हमारा ये यहाँ पे एमपीएन है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे लेबर है एन। तो अगर हमारा एमपीएन इनिशियली कितना था, जब एक लेबर था, एक लेबर, तो एमपीएन की वैल्यू कितनी थी, अगर आपको याद हो तो 5-0/1, तो 5। जब 2 लेबर किया था तो 7-5/1, 2, ठीक है। 3 लेबर किया था तो कितना, 1। तो आप पॉइंट मिला सकते हो, ये यहाँ, ये यहाँ, और अगर पॉइंट को हम मिलाते हैं तो लाइक दिस इज द, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ। तो ये जो आपका पॉइंट आ रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग जो आपका है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। ये आपका है एमपीएन, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज, वाई प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉनकेव से, लाइक कौन, ये डिक्रीजिंग रेट पे है, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिमिनिश्ड। वाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिमिनिश्ड, दैट वाई प्रोडक्शन फंक्शन इज लाइक अ कॉनकेव, ये डिक्रीज होता जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो इस तरीके से आपका हुआ। अब आपको याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पहला पढ़ा था कि प्राइस इज इक्वल टू मार्केट मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस किसके बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। वी नो प्राइस हमारा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। हमने लेबर मार्केट के अंदर, लेबर मार्केट के अंदर ये भी पढ़ा था, क्या, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वीएमपीएल, ये भी हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कि हम कोई भी लेबर को कब तक इंप्लॉय करेंगे, लेबर कब डिमांड करेगा लेबर का,
कितना तक डिमांड करेगा? उतना तक डिमांड करेगा जहां पर जो कॉस्ट पड़ रहा है लेबर को उतना बराबर हो जो लेबर से उसको गेन मिलेगा। दैट इज नोन एज VMPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और ये इसका फॉर्मूला क्या था? W/MPN, मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे लेबर का। ठीक है, तो दिस इज योर फार्मूला फॉर VMPL। ठीक है, और कब तक वो करेगा? एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये आपका कॉस्ट है, और उसको गेन क्या होगा? कब तक करेगा? जब वो प्राइस लेवल के बिल्कुल इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तब तक वो किसी भी लेबर का डिमांड करेगा, उसके बाद वो डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो ये कॉस्ट है आपका एक एडिशनल लेबर के कारण। एक एडिशनल लेबर को अगर 100 रुपये आप दे रहे हैं तो जो आप बेचे हैं उससे भी आपको 100 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमें पता है कि P इज इक्वल टू व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज होगा एक यूनिट लेबर चेंज होने के कारण। एक यूनिट अगर लेबर को हम आउटपुट को चेंज करें 1 यूनिट, तो हमारा टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज हो रहा है? टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है लेबर मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट किससे होता है? वेज से। और आउटपुट कितना चेंज हो रहा है ये किससे रिप्रेजेंट होगा? लेबर के कारण MPNs, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। लाइक 5 यूनिट, पांच था, फिर 2 चेंज हुआ, फिर एक चेंज हुआ यहाँ पर। तो ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? MPNs। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू W/MPN। हमें ये पता चला। ठीक है, अब हमें ये पता है कि मार्केट जब इक्विलिब्रियम के अंदर हो, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर P इज इक्वल टू MC। तो इस MC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P। तो P इज इक्वल टू W/MPN, W/MPN। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम प्राइस को इधर लाते हैं, MPN को उधर भेजते हैं। तो W/P इज इक्वल टू व्हाट? MPN, राइट? W/P इज इक्वल टू व्हाट? MPN। तो हमने क्या किया? फिर से हम कैसे डिराइव कर रहे हैं? MPN इज इक्वल टू क्या होता है? VMPL इज इक्वल टू W/MPL। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल कॉस्ट इनटू चेंज इनटू आउटपुट। कॉस्ट क्या होगा लेबर का? वेज। आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है? 5 2 1, किससे? MPN से। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है? P इज इक्वल टू MC। तो MC की जगह पे क्या लिख देना है? P। अब हम इसे अरेंज करेंगे तो W/P इज इक्वल टू MPN। इससे निकल करके कंक्लूजन क्या आता है? निकल करके ये कंक्लूजन आता है, जो आपका NPN कर्व था, आपने MPN कर्व जो प्रोडक्शन फंक्शन से डिराइव किया था, MPN कर्व, ठीक है, जो आपका था 5 यूनिट, जब एक लेबर, 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट। तो ये जो कर्व है ना, MPN कर्व इज योर डिमांड कर्व। यही आपका डिमांड ऑफ लेबर का कर्व है। किसके अंदर? क्लासिकल केस के अंदर डिमांड फॉर लेबर का कर्व कौन सा है? MPN कर्व। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि डिमांड ऑफ अ लेबर कर्व इज व्हाट? MPN कर्व। और कैसे होगा? चेंज क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे लेबर सप्लाई का कैसे डेरिवेशन होगा। फिर हम आगे हम देखेंगे कि कैसे हमारा डिटरमाइन होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। फिर हम इक्विलिब्रियम देखेंगे कैसे फाइंड होगा। ठीक है, कैसे कौन सा फैक्टर चेंज करेगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करें। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद आपको फिर से ज्वाइन कर लेना है। सेम लिंक के थ्रू आपको फिर से 10 मिनट के बाद आपको